गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को आवाज आ रही है? हेलो सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ एक्चुअली में, क्या मुझे वर्क काम है आज, इसलिए थोड़ा सा जल्दी की क्लास। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आधुनिक इतिहास, भारत के वायसराय हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल मिनटों के बारे में बताया था, 1905 से लेकर 10 तक का। और आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। ठीक है, कल मिनटों के बारे में मैंने 4-5 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से भी। और ये मान के चलिएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं 1900 ईस्वी के बाद, जो वायसराय और गवर्नर जनरल रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से एक है 1910 से 16 तक आया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बोलते हैं, क्योंकि एक हार्डिंग 1813 के आसपास आता है। वो हार्डिंग प्रथम रहता है, हार्डिंग द्वितीय रहता है। याद रखिएगा, हार्डिंग द्वितीय का जो समय है वो है 1910 से लेकर 1916 तक। आवाज क्लियर आ रही है ना? हेलो। हाँ सर। ओके, तो हार्डिंग द्वितीय में सबसे पहले याद रखना, एक जो जॉर्ज पंचम करके ब्रिटेन का राजा था, उसकी यात्रा हुई थी 1911 में। वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आता है कि जॉर्ज पंचम की यात्रा भारत में कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। और जॉर्ज पंचम के समय भारत का गवर्नर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब भारत में था उस समय, इसके पहले जो मिंटो था उसने क्या, उसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो जॉर्ज पंचम जब भारत आया था अपनी रानी मेरी के साथ, ठीक है, 1911 में, तो एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उस भव्य दिल्ली दरबार के आयोजन में आपको याद हो तो जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस बंगाल विभाजन को इस भव्य दिल्ली दरबार में समाप्त कर दिया था। साथ ही जो कोलकाता भारत की जो राजधानी बना दी गई थी 1905 के आसपास, उसे फिर से शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कलकत्ता से कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 में ही दिल्ली भव्य आयोजन जो हुआ था, जिसे हम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं, उसी में जो दिल्ली राजधानी है वो उसको स्थापित किया गया था। अगस्त की बात है, अगस्त 1911 में। तो यहाँ से याद रखिएगा, दिसंबर 11 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के दौरान दो वर्ग हुए थे। एक तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसे रद्द कर दिया गया था। और दूसरा जो है कि जो कोलकाता राजधानी बना दी गई थी, उसको फिर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। जॉर्ज पंचम जब भारत में आया था तो दिल्ली में जब भव्य आयोजन चल रहा था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो ये व्यक्ति था, उसके वो अपने राजा को लेकर एक राजवंश के साथ जब दिल्ली में जा रहा था, तो रासबिहारी बोस करके जो है, उनके नेतृत्व में इसके लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। उस बम में लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने किस पर बम फेंका था? तो हार्डिंग द्वितीय के ऊपर फेंका था। कब फेंका था? 1911 में फेंका था। किस समय फेंका था? तो जब दिल्ली भव्य आयोजन हो रहा था, उसी समय इस बम को फेंका गया था। तो ये 2-3 फैक्ट है। ठीक है, दिल्ली भव्य आयोजन में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बंगाल विभाजन निरस्त किया गया और क्रांतिकारी रासबिहारी बोस द्वारा हार्डिंग द्वितीय पर क्या किया गया था? बम फेंका गया था। फिर दूसरा याद रखिएगा, 1916 में एक होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग, और होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, घर के अंदर नियम बनाना। होम का मतलब घर होता है, रूल का मतलब नियम होते हैं। तो घर के नियम, या हम स्वशासन के रूल कहते हैं इनको। किसे रूल कहते हैं? स्वशासन के रूल कहते हैं। तो होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में हुई थी। और 1916 में एनी बेसेंट करके एक लेडीज थी, जो कि क्रांतिकारी लेडीज थी, जो कि यूगोस्लाविया की थी। और तिलक महोदय जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के द्वारा एक होम रूल लीग चलाया गया था, जो कि एक स्वशासन था एक तरीके से। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, होम रूल लीग कब चला था? तो 1916 में चला था। 1916 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग चलाया गया था। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना, होम रूल लीग का क्वेश्चन आता ही। होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। और उसके बाद अगला फैक्ट यहाँ से है कि आपने देखा होगा कि गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे,
और गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन वहां पे दक्षिण अफ्रीका में चला रहे थे, उन्हीं आंदोलनों का प्रयोग उन्होंने भारत में शुरू किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो याद रखिएगा, गांधी जी जो भारत लौटे थे वो 1915 में लौटे थे। उनकी आने की जो तारीख थी वो थी 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी, सॉरी 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आपने देखा होगा भारत में अप्रवासी दिवस 2002-3 से मनाया जा रहा है। तो ये उन्हीं के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी भारत कब आए थे। तो 1915 में गांधी जी ने भारत में आए थे और 16 से ही उन्होंने क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी मतलब एक तरीके से अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है गांधी भारत कब आए थे। तो 1915 में आए थे। फिर इसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो इसी हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1914 से, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी भारत में। तो हार्डिंग द्वितीय के समय हुई थी, जो कि 4 अगस्त 1914 को जब प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा तारीख इसमें 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फिर हार्डिंग द्वितीय से क्वेश्चन आता है कि 1916 में ही 1916 में जो एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम लोग लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसमें मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था उसको। लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौते में क्या हुआ था कि जो 1907 में कांग्रेस में जो फूट पड़ गई थी, मतलब 1907 में क्या सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, नरम दल और करम दल। तो 1916 में जाकर एक समझौता हुआ जिसे हम लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। अर्थात कांग्रेस का जो सम्मेलन था वो लखनऊ में हुआ था, वहां पर एक समझौता हुआ। उस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। उसमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो अंबिका शरण मजूमदार जो अध्यक्ष बने थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस फिर से क्या हो गई थी, एक हो गई थी, जिसे हम लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। तो हार्डिंग द्वितीय के समय जो लखनऊ समझौता हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका शरण मजूमदार ने लखनऊ समझौते की अध्यक्षता की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है लखनऊ समझौता का, याद रखिएगा, इसमें नहीं आता है वो। तो ये हार्डिंग द्वितीय समय के कुछ फैक्ट है, और यहाँ से निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जितने भी हम लोग फैक्ट पढ़ रहे हैं, मान के चलिएगा हर फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर फैक्ट एक ऐसे हैं जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ऐसा आता है लखनऊ समझौता, ये आता है। उसके बाद दिल्ली दरबार हार्डिंग के समय का, ठीक है। फिर ये आता है गांधी जी का भारत आगमन। फिर आता है बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया। ये सारे के सारे फैक्ट आते हैं। तो ये है 1910 से लेकर 1916 में हार्डिंग द्वितीय समय की घटना, और इसके बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। जब हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे तो कांग्रेस की घटनाएं भी उसमें आएगी, ठीक है। जब हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे तो कांग्रेस की घटनाएं उसमें आएंगी। उसमें और भी फैक्ट हैं, इस बीच में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही कांग्रेस हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें और भी आपको नए तथ्य मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जो इनके समय के हुए काम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी के बाद जस्ट 1916 से 1921 तक एक व्यक्ति आता है जिसे हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का वाइसराय बनकर आता है। अब चेम्सफोर्ड जो रहता है, चेम्सफोर्ड एक के समय में भी बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारे आंदोलन इसके शासनकाल में शुरू होते हैं। तो याद रखिएगा 1916 से 1921 तक जो वाइसराय था भारत का वो था चेम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की सबसे पहली घटना है कि पुणे जो है, पुणे में 1916 में एक महिला विश्वविद्यालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पुणे का महिला विश्वविद्यालय कब बना, 1916 में बना। किसके शासनकाल में बना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वाइसराय था उसके शासनकाल में बना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में कहां पर की गई, पुणे में की गई। बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, आता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला फैक्ट यहाँ से यह है कि एक आयोग बना जिसे हम सेडलर आयोग के नाम से जानते हैं। एक आयोग बना जिसे हम सेडलर आयोग के नाम से जानते हैं, और ये सेडलर आयोग भी शिक्षा के लिए बनाया गया था। तो देखो अभी तक शिक्षा के लिए कितने आयोग बने,
सबसे पहला लॉर्ड मेकाले की शिक्षा, जिसे हम विधि आयोग कहते हैं। दूसरा चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1954 में डलहौजी के समय बना था। और तीसरा आयोग जो है बना है सेडलर आयोग, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा वर्धा भी आती है, बहुत सारी चीजें हैं शिक्षा के लिए, लेकिन सेडलर आयोग जो बना था इसकी नियुक्ति की गई थी शिक्षा के लिए 1917 में। ये भी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, ठीक है। तो सेडलर आयोग क्यों बना था? तो शिक्षा के लिए बना था, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। सेडलर आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट कब की गई थी? तो 1917 में की गई थी। ये सारे फैक्ट इसमें आएंगे, ठीक है। तो शिक्षा पर सेडलर आयोग 1917 में चेम्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया था। सेडलर एक अंग्रेज का नाम है जो कि उसकी अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेडलर कुछ ऐसी चीज नहीं है। फिर अगला है रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट। इसी बीच में जब हम कांग्रेस पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी के आंदोलन भी आएंगे, लेकिन रोलेक्ट एक्ट का याद देखना। 1919 में जो चेम्सफोर्ड था एक एक्ट लेकर आया जिसे हम रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। और रोलेक्ट एक्ट जो था वो एक ऐसा एक्ट था जिसे अंधा कानून भी कहा जाता है, ठीक है, अंधा कानून कहा जाता है। तो इस अंधे कानून का मतलब यहाँ पर ये है कि अंग्रेज जब इसको लेकर आए थे तो उनके खिलाफ गतिविधियां करने वाले भारतीयों को शक के आधार पर ही क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसे इसलिए एक तरीके से काला कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा। काला कानून अर्थात कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भारतीय लोग जो है कि उनके खिलाफ आंदोलन में खड़े हो रहे हैं या कुछ भी गतिविधियां कर रहे हैं, तो क्या करते थे वो लोग? इस एक्ट के तहत शक के आधार पर ही उनको क्या कर लेते थे? गिरफ्तार कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें यह थी कि गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया जाता था, जिसमें ना तो वकील करने की परमिशन थी, ना ही आप कोर्ट में दलील दे सकते हो और ना ही अपील कर सकते हो। ये सारी चीजें इसमें थी, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के, इसलिए इसे काला कानून कहा गया था। और इसी एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, इनको गिरफ्तार किया गया था। एक और इनके साथ व्यक्ति थे, इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनके गिरफ्तार के विरोध में ही महात्मा गांधी जी ने, है ना, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन रखा था। इसके उन सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया था इस एक्ट के तहत, तो जलियांवाला बाग में वहां पर क्या हुआ था? लगभग 1000 से ज्यादा जनसंख्या इकट्ठी शांति सभा चल रही थी, उसमें गांधी जी भी थे। और वहीं पर 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा मतलब एक तरीके से ऐसी घटना है जिसमें कि हजारों लोग क्या हो गए थे? मर गए थे, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को मैं डिटेल में अलग से भी बताऊंगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी यहाँ से याद रखना कि रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। रोलेक्ट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। उन गिरफ्तारी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्या मतलब जलियांवाला बाग में अमृतसर में एक शांति सभा का आयोजन रखा था। उस शांति सभा में जनरल डायर करके एक अंग्रेज था। जनरल डायर ने सभी तरफ के रास्ते रोककर वहां पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी गई है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? तो इसी काला कानून के कारण, या रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गिरफ्तारी के कारण हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 याद रखना, 13 मेरा अप्रैल, ठीक है, याद रखने के लिए 13 अप्रैल। तो 13 मेरा अप्रैल, 13 भी और मेरा भी अप्रैल, ठीक है, 13 मेरा अप्रैल, ऐसा याद रख लेना, 1919, ठीक है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि क्या क्या फैक्ट थे इसमें। इसमें प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत इसी एक्ट में की गई थी। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत इसी एक्ट में की गई थी। दूसरी बात यहाँ से ये है कि एक ली आयोग का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से आया था, इसी एक्ट में यूपीएससी के संबंध में वो रखा गया था, जो कि 1923 में जाके उसका गठन होता है। फिर दूसरा ये है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1919 में लेके आए थे, उस 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेकर आए थे उसको इन्होंने और अधिक विस्तारित कर दिया था, ठीक है, वो भी इसी की। और इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं। तो मॉन्टेग्यू जो था वो भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड जो भारत का वाइसराय था। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। अगला है खिलाफत आंदोलन। तो देखो, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919-20 में हुई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत एक तरीके से 20 में हुई थी।
और खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें क्या होता है कि तुर्की का कमाल पाशा करके एक खलीफा था तुर्की का, ठीक है। और चूंकि तुर्की अंग्रेजों के खिलाफ था, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो कमाल पाशा था उसके पद को खत्म करना चाहते थे। और जो खलीफा जो रहता था वो पूरे विश्व के मुस्लिमों के लिए क्या रहता था, एक मतलब उनके लिए एक प्रतिनिधि था गॉड का। तो खलीफा को मुस्लिम लोग ज्यादा मानते थे। तो जब अंग्रेजों की गतिविधियां पता चली कि ये इराक का जो मतलब वो तरीके से तुर्की का जो खलीफा है उसको हटा देंगे, तो भारत के मुसलमानों ने, उसमें शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस खिलाफत आंदोलन में की जो अध्यक्षता या शुरुआत करने की जो पहल करवाई थी उन दोनों भाइयों ने, वो करवाई थी गांधी जी से। तो इसकी अध्यक्षता जो की थी गांधी जी ने। तो गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन की क्या करने की जो मतलब एक तरीके से उसका नेतृत्व करने का मतलब आगे आए, और इसलिए आगे आए कि हिंदू मुस्लिम एकता क्या रहे, बनी रहे, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली करके दो भाई थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, चूंकि तुर्की का जो खलीफा था वो पूरे मुस्लिमों के लिए एक तरीके से भगवान का रूप था। तो अब होता है यहाँ पर यह है खिलाफत आंदोलन 3-4 साल चलता है, लेकिन 1924 में तुर्की की जो जनता थी उसी ने कमाल पाशा को हटा दिया, ठीक है। तो ये खिलाफत आंदोलन धीरे से क्या हो गया, समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन 1920 याद रखिएगा। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1919 में, एक ये याद रखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की क्वेश्चन यहाँ से आता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1919 में हुई। किसके शासनकाल में हुई, तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई। फिर आता है असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग का मतलब होता है हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब क्या होगा, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, और असहयोग आंदोलन लाने वाले कौन थे, गांधी जी थे। और ये आंदोलन वो इसलिए लाए थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनको देखा कि ये लोग हमारे खिलाफ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तरीके से अहिंसात्मक रूप से, ये कह सकते हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन करने की शुरुआत की। और 1 अगस्त 1920 को उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। उसमें उनको जो दी गई उपाधियां थी अंग्रेजों के द्वारा, केसरे हिंद की रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो थी वो लौटा दी। इस प्रकार से जो है वो उपाधियां लौटा दी गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो इस दिन क्या हुआ, उसी दिन जो तिलक महोदय थे उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तिलक फंड बनाया गया, और तिलक फंड बनाया गया, उस तिलक फंड में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी भी हुई। तो 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस असहयोग आंदोलन में जब बाधा उत्पन्न होती है, जब 1922 में एक क्या होता है, 1922 में चोरा-चोरी कांड होता है, वो बाद के वायसराय का आएगा। 1922 के चोरा-चोरी कांड में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इसलिए वापस ले जाता है कि जो चोरा-चोरी कांड की घटना है उसमें 21-22 पुलिस वालों को जला देती है असहयोग आंदोलन की भीड़, ठीक है। तो वो मैं आगे के वायसराय में आपको बताऊंगा। अभी यहाँ से याद रखना, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट है उसमें प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। तो आज जो है हम इन दोनों ही वायसरायों के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे 9 बजे थोड़ा सा एक मीटिंग है उसमें जाना है, तो इसलिए मैं आज की क्लास को जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास आज हमारी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से इन दो जो वायसराय है इनके बारे में आप थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। मैंने कुछ करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको जरूर देख लेना, हो सकता है आपको काम आ जाए उसमें से। मैंने अभी जो तूफान आया था ताऊ, इसके बारे में वीडियो बनाया है, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को घर पे रह के अभी तैयारी करना है, तो आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।